जेफरी डामर, एक ऐसा नाम जिसको सुनकर आज भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट और क्रिमिनोलॉजिस्ट के पसीने छूट जाते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने 17 लोगों को अपना शिकार बनाया था, और शिकार भी कुछ ऐसा किया था जिसको सुनकर लोग बोलते हैं कि ये तो एक मॉन्स्टर कर सकता है। जिसको नहीं पता जेफरी डामर के बारे में, भाई वो इंटरनेट पे देख सकता है एक बार, और एक सीरीज़ देख सकता है नेटफ्लिक्स पे, जो उसकी हैवानियत को दिखाने के लिए बनाई गई थी वो कैसा इंसान था, कैसा हैवान था। बट सवाल ये उठता है आज भी बहुत जगह कि क्या ऐसे हैवान जो होते हैं वो बनाए जाते हैं या फिर वो बचपन से ही ऐसे होते हैं, वो पैदा ही ऐसे होते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल उठता है, आज भी डिबेट होती है नेचर वर्सेस नर्चर पे। तो आज उसकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ऐसा क्या था, क्या वो बचपन से ऐसा था या हमने ऐसा इसको बना दिया, सोसाइटी ने उसको ऐसा बना दिया। तो उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उसके बचपन की। ये वक्त है 1960 का, जब वो पैदा हुआ था। लेकिन जब वो माँ के पेट में था तो उसकी जो माँ थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रही थी। चिड़चिड़ी सी थी, फ्रस्ट्रेटेड रहती थी और काफ़ी सारी पिल्स खाया करती थी। सुनने में आता है कि वो 26 पिल्स गटक लिया करती थी उस वक्त। अब जो स्टडीज़ हुई हैं उन पिल्स के ऊपर बताया जाता है कि वो जो पिल्स थे बहुत ही डेंजरस थे। उन पिल्स से ना जो फीटस होता है उसके ब्रेन डेवलपमेंट पे असर पड़ सकता है, उसके नर्वस सिस्टम पे बुरा असर पड़ सकता है। अब उसकी माँ ने तो खा लिया। अब जब जेफरी पैदा होता है तब एक चीज़ होती है, आपको सुना होगा कि जब प्रेगनेंसी के बाद ना बहुत सारी फीमेल्स को ना पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है। वो उस डिप्रेशन से गुजर रही होती है, फिर तब पिल्स खाया करती होती है, बहुत चिड़चिड़ी होती है और जेफरी को गोद लेने तक से मना कर देती है कि मैं इसको छूंगी भी नहीं, इसको पकड़ूंगी भी नहीं। अब आपको पता है, स्टडीज़ बताती हैं किस तरीके से माँ का जो टच होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए शुरुआत के अंदर। आपने देखा होगा चूहों और बंदरों के अंदर भी ऐसा होता है कि अगर माँ प्यार ना दे बचपन में, उनको टच ना करे, उनको होल्ड ना करे, तो बच्चे का स्ट्रेस रिस्पॉन्स कैसा हो सकता है। लाइक बहुत ही एंग्जियस हो सकता है बच्चा, उसमें कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है बच्चों के अंदर। तो जेफरी के साथ भी यही हुआ, माँ का प्यार नहीं मिला। दूसरी तरफ पापा भी इस तरीके से थे कि लाइक दूर रहते थे और किसी से भी प्यार नहीं मिला, दोनों से ही। और एक चीज़ और होती थी कि डिप्रेशन था उसकी माँ को, तो लड़ाइयाँ भी बहुत होती थी माँ और बाप के अंदर। इतनी लड़ाइयाँ होती थी कि बच्चा जो होता है वो समझ नहीं पाता है बात क्या हो रही है। आपने सुना होगा कि जब माँ बाप के बीच में लड़ाई होती है ना, तो अक्सर बच्चे को लगता है उसकी गलती है, लाइक मेरे कारण ये ऐसा कुछ हो रहा है, या मैं प्यार डिजर्व नहीं करता हूँ। ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। तो यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो गई थी। स्कूल भी जाता था तो लोनर था भाई, अकेला रहता था, चुपचाप रहता था, किसी से बात नहीं करता था। ठीक है, बहुत ही वियर्ड टाइप का बच्चा कहते थे उसे। बचपन में पापा के साथ एक अलग तरीके का शौक पाला था उसने। उसके पापा जो थे और वो मिलकर क्या करते थे, जो रोड किल्स होते हैं ना, जानवर मर जाते हैं रोड वगैरह पे, उनको उठा के लेके आते थे और उसके पापा उसको सिखाते थे डाइसेक्ट करना कि देखो बेटा ये बॉडी को ऐसे काटते हैं, इसके अंदर देखो ये बॉडी पार्ट्स को ये कहा जाता है, इसको हार्ट कहा जाता है, इसको लंग्स बोलते हैं, वगैरह वगैरह। वहाँ से ना जेफरी के दिमाग में ना एक अलग तरीके का इंटरेस्ट जागा कि यार क्या कूल चीज़ें होती हैं ये, डेड एनिमल्स को आप ऐसे डाइसेक्ट करते हो। वहाँ से ना एक इंटरेस्ट जगा, वहाँ से ना कुछ जन्म ले रहा था उसके दिमाग के अंदर, एक फैंटेसी जन्म ले रही थी। धीरे धीरे कर उसके अंदर और इंटरेस्ट जगा और एक वर्ड आता है, आपने सुना होगा, मैकैबर क्यूरियोसिटी। मैकैबर क्यूरियोसिटी एक तरह की क्यूरियोसिटी होती है जिसके अंदर जो इंसान होता है ना, वो डार्क चीज़ों की तरफ खींचा चला जाता है। जो अनसेटलिंग चीज़ें होती हैं, जिनको देखकर हम जैसे नॉर्मल लोग तो ईयू बोल देंगे और दूर भागेंगे, वो उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। तो जो डेड चीज़ें होती हैं उसकी तरफ जो सीरियल किलर्स होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जेफरी जैसे, वो खींचे चले जाते हैं। मतलब उनका इंटरेस्ट जगता है कि यार ये क्या चीज़ है यार, मज़ा आ रहा है इसको देखकर, इसको छूने में मज़ा आ रहा है, इसको देखने में, इसको एक्सप्लोर करने में मज़ा आ रहा है। तो वो क्यूरियोसिटी ना उसके दिमाग में जन्म ले रही थी यहीं से। लेकिन उसके पापा को नहीं पता था कि ये सारी एक्टिविटीज़ जो अभी कर रहे हैं इसका क्या रिजल्ट होने वाला है फ्यूचर में। एक बात और पता चलती है बाद में कि जेफरी जो है ना, वो होमोसेक्सुअल था, गे था। अब उस वक्त जो था 1960 के अराउंड, 1970 के अराउंड, आपको पता है वहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी जो थी वो इतनी ओपनली आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। एक तरफ ये भी था कि वो माँ और बाप के साथ जो रिश्ता रहा बचपन में, उसके कारण उसके अंदर जो उसका जो अटैचमेंट स्टाइल था वो ये बहुत अलग हो चुका था। वो अब इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल के साथ आगे बढ़ रहा था, जिसके अंदर आपको पता होता है कि जो इंसान होता है वो क्रेव तो करता है कि मुझे प्यार मिले, मुझे रिश्ता मिले, ठीक है, मैं किसी के साथ एक बॉन्डिंग बनाऊँ, लेकिन वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। उसको हमेशा डर रहेगा कि यार मुझे अकेला छोड़ देगा, मुझे छोड़ के चला जाएगा। अक्सर बच्चों के अंदर ऐसा हो जाता है जब माँ और बाप का प्यार नहीं मिलता है। तो जेफरी के साथ भी ये हो रहा था। एक तरफ वो गे था, दूसरी तरफ वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड था या चुपचाप रहता था, तीसरी तरफ उसको बहुत डर लगता था कि यार मुझे कोई प्यार नहीं देगा, ठीक है, कोई अबेंडन करके चला जाएगा, कोई आएगा भी तो उसका ध्यान ना अल्कोहल की तरफ गया। तो वो अल्कोहल के ज़रिए ना अपने इस लोनलीनेस को नम करने की कोशिश करता है कि मैं अकेला हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन अल्कोहल पीऊँगा। अब अल्कोहल
बताया जाता है स्टडीज़ के अंदर कि वो आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के साथ बहुत खिलवाड़ करता है। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि आपकी डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी आपको इम्पल्सिव होने से बचाता है। जब आप ऐसे हार्श डिसीजन लेते हैं तो पीएफसी बीच में आके किक इन करता है और कहता है कि ये मत कर भाई, ये गलत है। लेकिन अल्कोहल के कारण ये चीज़ें ख़राब हो सकती है, और वही हुआ जेफरी केस में। उसका पीएफसी जो था वो धीरे धीरे ख़राब होता चला गया और वो इम्पल्सिव होता चला गया। वो जब भी कुछ करने की कोशिश करता वो बस कर देता, वो सोचता नहीं, उसके पीछे रीजनिंग लगाने की कोशिश नहीं करता, दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करता, बस वो कर देता था। अब ये अकेलापन, एल्कोहलिज्म, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, और दिमाग में फैंटेसीज़ वगैरह बन रही थी कि यार मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं ऐसे कुछ करके देखूं क्या। क्योंकि मैंने बताया था कि जब वो डेड एनिमल्स को काटता था तो उसके अंदर फैंटेसी जन्म लेती थी कि यार डेड एनिमल्स जो होते हैं ना, उसमें कमाल की बात ये होती है कि आपके हाथ में पूरा कंट्रोल आ जाता है। अक्सर आपने देखा होगा जिनको बहुत डर लगता है ना रिलेशनशिप के अंदर, वो उनको डर लगता है कि वो छोड़ के चला जाएगा, तो वो पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं। तो किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं? आप कंट्रोल तभी कर सकते हैं जब आपका पार्टनर आपको छोड़ के ना जाए, वो जब नॉन थ्रेटनिंग हो जाए, जब वो आपको परेशान ना करे। तो उसके अंदर ये आने लग गया और ये करता भी था। वो क्लब वगैरह में जाता था, बार्स में जाता था, वहाँ पर चूज़ करता था अपने विक्टिम्स को, उनको लेके आता था, उनके ड्रिंक्स में कुछ मिलाता था, अपार्टमेंट पे लेके गया, बेहोश किया और उसके बाद उनके साथ सोने के बाद उनको मार देता था। जब उसने पहला शिकार किया था ना, तब वहाँ ना उसको एक, ये समझ लो, कहते हैं ना कि लहू मुँह लग गया, उसको टेस्ट मिल गया था इस चीज़ का। वो अपनी फैंटेसीज़ को फाइनली ना जी सकता था उस विक्टिम के ज़रिए, और वहाँ से ना उसको ग्रेटिफिकेशन मिला। अब जब ऐसा होता है, जब आप कुछ काम करते हैं और उसके बाद आपको कुछ रिवार्ड मिलता है, एक ग्रेटिफिकेशन मिलता है, तो दिमाग बोलता है और कर, और उसके बाद यहाँ से ना एक सिलसिला शुरू होता है उसके क्राइम का, उसके इस हैवानियत का। वो क्या करता है, वो बार्स में जाता है, क्लब्स में जाता है, अपने विक्टिम्स को चूज़ करता है, और चूज़ करने के बाद उनको लेके आता अपने अपार्टमेंट पे, उनको ड्रिंक देता है, ड्रिंक में कुछ मिला देता है, जो बेहोश हो जाते हैं तब अपना खेल शुरू करता है, उनको मार देता है। मारने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये था कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे। उसको डर था ना कि यार मैं अकेला रह जाऊँगा, ये मुझे छोड़ के चला जाएगा, ये छोड़ के चला जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगा। तो सबसे सेफ़ तरीका उसके लिए यही होता था कि पूरी तरीके से कंट्रोल अपने हाथ में लेने का, कि उनको मार दो। अब उसके बाद उसको पता होता है कि बॉडी जो होती है डिकम्पोज हो जाती है, तो यहाँ ना वो बहुत ही अलग खेल शुरू कर देता है। वो उनको ना ज़ॉम्बीफाई करना शुरू कर देता है, प्रिजर्व करना शुरू कर देता है। कई बार तो आपने देखा होगा, अगर आपने सीरीज़ देखी है तो उसमें दिखाया जाता है कि वो फोटोग्राफ्स लिया करता था उनकी, एक अलग ही तरीके की फैंटेसीज थी उसकी। उनके बॉडी पार्ट्स को, उनके बोन्स को कलेक्ट कर रहा है, प्रिजर्व करके रख रहा है। निक्रोफिलिया के अंदर आपको पता होगा कि एक इंसान जो होता है वो डेड बॉडीज़ के साथ सेक्स करना पसंद करता है, और वो जेफरी के केस में भी हो रहा था। लेकिन एक कदम और जेफरी इसको ले जाता है, जहाँ वो बॉडी पार्ट्स को खाना भी शुरू कर देता है अपने विक्टिम्स के। एक सीन है जहाँ दिखाया जा रहा है नेटफ्लिक्स के अंदर, जहाँ वो एक इंसान का हार्ट जो होता है, दिल, उसको कुक करता है, और यहाँ कैनिबलिज्म एंट्री ले लेता है। अब कुछ लोग जो हैं साइकोलॉजिस्ट या क्रिमिनोलॉजिस्ट, वो बताते हैं कि मे बी ये ना ट्विस्टेड फॉर्म ऑफ इंटीमेसी थी। वो इंटीमेट होना चाहता था अपने पार्टनर्स के साथ, लेकिन उनके ऑर्गन को खा करना, वो उनको एब्जॉर्ब कर लेना चाहता था, हमेशा के लिए उनको अपने अंदर समा लेना चाहता था। ये बहुत ही अजीब लगता है सुनने में, लेकिन जेफरी केस में बात सेंस बना रही थी। ये बताया जाता है जेफरी डहमर के अंदर बीपीडी भी था, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ऐसे लोग जो होते हैं उनके साथ रिश्ता नहीं बना सकते आप, क्योंकि आपको नहीं पता ये कब कैसे एक्ट कर दें। एक वक्त के लिए तो आपको, एक पल के लिए तो आपको प्यार करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, और एकदम से आपको दूर कर देंगे अपने आप से। मतलब आप गुस्सा हो जाएंगे, आग बबूला हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। बहुत ही स्टबन होते हैं, अपनी गलतियाँ नहीं मानते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं। आपको नहीं पता भाई कब कैसे एक्ट कर दे, इनके साथ रिश्ता आप नहीं बना सकते हैं। जेफरी डहमर के अंदर ये सारे ट्रेड्स देखने को मिल रहे थे। साथ ही साथ बताया जाता है कि वो उसके अंदर साइकोपैथी के भी कुछ ट्रेड्स थे। हालांकि वो पूरी तरीके से साइकोपैथ नहीं था, जैसे कि उसके अंदर लैक ऑफ एम्पैथी तो थी, वो आराम से मार देता था भाई लोगों को, मैनिपुलेट करके लाता था, और ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम करता था। ऑर्गेनाइज तरीके से मतलब आपने देखा होगा FBI जो होती है वो देखती है कि जो ये किलर्स वगैरह हैं ये किस तरीके से क्राइम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज है, डिसऑर्गेनाइज है, कम्प्लीटली रैंडम है, या फिर एक तरीका है इनका कि भाई ऐसा ही करना है। तो जेफरी डहमर जो था वो बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट करके लाता था, आपको पता है, बंदों को अपने अपार्टमेंट पे लेके आता, उनके ड्रिंक्स में कुछ मिलाता था, वहाँ से खेल शुरू करता था। तो काफ़ी हद तक देखोगे ऑर्गेनाइज क्राइम था, एक तरीके से क्राइम करता था। तो ये साइकोपैथ्स वगैरह काफ़ी करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से साइकोपैथ इसलिए भी नहीं था क्योंकि जब ये पकड़ा गया था, जेल के अंदर था, प्रिजन के अंदर था, तो इसने गिल्ट शो किया था कि भाई मैंने बहुत बुरा किया, मुझे हार्श पनिशमेंट मिलनी चाहिए।
इस तरीके की बातें करता था, तो साइकोपैथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, मतलब वो गिल्ट शो नहीं करते हैं इस तरीके का। अब जब जेफरी डैमर जैसे केस आते हैं ना सामने, तब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आप किसको दोषी मानेंगे। क्या ये मॉन्स्टर जो है ये अपने आप ही बन गया या फिर इसको बना दिया गया? क्या उसकी मम्मी ने जो पिल्स खाए थे उसके कारण ऐसा कुछ हुआ, उसके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, या फिर वो जो माँ बाप के बीच में लड़ाई होती थी उसके कारण कुछ ऐसा हुआ? क्या वो लोनलीनेस था, क्या वो अल्कोहल था, क्या वो ऐसी चीज़ें थी जिसने इस तरीके से जेफरी डैमर को बना डाला? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जेफरी के लिए हमारे दिल में कोई एम्पैथी होनी चाहिए, बल्कि एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से एक इंसान का बिहेवियर जो होता है वो उसके हाथ में नहीं होता है, वो उसके कंट्रोल में नहीं होता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि हम ऐसे एक्ट नहीं कर सकते हैं कि भाई इसके पास फ्री विल नहीं थी, ये तो डिटरमाइन था पहले से ही, तो इसको माफ़ कर दूँ। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारा नज़रिया में बदलना पड़ेगा चीज़ों को देखने का, इन क्रिमिनल्स को देखने का, इन सीरियल किलर्स को देखने का, कि किस तरीके से एक्ट करते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिस पे, कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिसको हम पकड़ सकते हैं शुरुआत में ही और बचा सकते हैं बहुत सारे लोगों को और उस इंसान को भी। तो आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के ऊपर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो। गुड बाय।